हम पढ़ते हैं भाई धातुओं का निष्कर्षण कि जो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखो धातुओं का निष्कर्षण यह दो प्रकार से होता है। कोई भी धातु अगर हमें निष्कर्षित करके प्राप्त करनी है तो उसका जो निष्कर्षण है वो दो प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा भाई? दो प्रकार से। सबसे पहले नंबर पर आता है सांद्रित अयस्क का उनके ऑक्साइड में परिवर्तन। जो हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हुए, ठीक है, उनका क्या हुआ? ऑक्साइड में परिवर्तन किया जा रहा है। किसमें परिवर्तन किया जा रहा है? ऑक्साइड में। अब देखो कैसे होगा। यहाँ पर हम कहेंगे जो सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में जो परिवर्तन होगा ये भी जो होगा दो प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा? तो इसमें मैंने लिख दिया यह दो प्रकार से होता है। सांद्रित अयस्कों का उनके ऑक्साइड में जो परिवर्तन होगा वो भी कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर आता है निस्तापन। क्या आता है? सांद्रित अयस्कों का उनके ऑक्साइड में जब हम परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहली जो विधि आती है उसका नाम आता है निस्तापन। क्या आता है? निस्तापन। अब देखो निस्तापन में क्या होगा, निस्तापन के बारे में समझते हैं हम। देखो यहाँ पर निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को, ठीक है, सांद्रित अयस्क का मतलब है जो हमने खनिज अयस्क प्राप्त किए थे उनका जैसे हमने निष्कर्षण किया, निष्कर्षण करने के पश्चात जो हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हुए उन सांद्रित अयस्कों को अब क्या कर रहे हैं हम और शुद्ध पदार्थ बना रहे। देखो जरा ध्यान से, निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं, ठीक है, इसे क्या कर रहे हैं? हल्का सा गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है उसने, निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि इसमें से वाष्पशील पदार्थ बाहर हो जाते हैं। वाष्पशील पदार्थ बाहर हो जाते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जो सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करेंगे जिससे कि उसमें जो वाष्पशील पदार्थ होंगे यानी कि जो वाष्पित होकर भाप के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अगर वे पदार्थ उसके अंदर है, ठीक है, मान लो हल्की बल्कि नमी उसके अंदर है तो नमी को बाहर निकाला जाएगा। इतना गर्म करेंगे उसको। वही तो बोल रहा है यहाँ पर देखो उसने, निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि इसमें से वाष्पशील पदार्थ बाहर हो जाते हैं। ठीक है, वाष्पशील पदार्थ क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। उसके अंदर जो अयस्क सांद्रित किया जा रहा उसे पिघलने नहीं दिया जाने का। इतना गर्म करेंगे केवल कि उसमें से केवल जो वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, नमी है जो उसकी वो उसमें तो बाहर आनी चाहिए, परंतु वो पिघलना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पिघलना नहीं चाहिए। वो अयस्क पिघलना नहीं चाहिए तो वही होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि इसमें से वाष्पशील पदार्थ बाहर हो जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार नमी तथा वाष्पशील अशुद्धि निकल जाती है। ठीक है, यानी कि जो सांद्रित अयस्क होगा उसके अंदर से जो वाष्पशील पदार्थ होगा वो बाहर निकल जाएगा और जो उसकी अशुद्धि है वो भी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, निस्तापन का उपयोग जलयोजित ऑक्साइड से जल, ठीक है, यानी कि जो निस्तापन की प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग देखो कहा गया जाता है निस्तापन का प्रयोग जलयोजित ऑक्साइड से जल यानी कि जिस ऑक्साइड में जल पाया जाएगा उससे जल बाहर निकल जाएगा, तथा कार्बोनेट ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बोनेट ऑक्साइड होगा उससे क्या बाहर निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड दूर करने में करते हैं। ठीक है, यानी कि जो निस्तापन की प्रक्रिया होगी इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जलयोजित ऑक्साइड है उससे तो बाहर निकाल लेंगे जल, ठीक है, और जो कार्बोनेट ऑक्साइड होगा उससे क्या निकाल लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, निस्तापन की प्रक्रिया में ये होगा। देखो जैसे CaCO3 CaCO3 ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये कार्बोनेट का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? कार्बोनेट का ऑक्साइड। इसे मैंने इतना गर्म किया, ठीक है, जिससे मुझे प्राप्त हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ? और इसमें देखो क्या बाहर निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाहर निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यही तो बोला, देखो कार्बोनेट ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड दूर करने में करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, देखो यहाँ पर CaCO3 क्या है? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट का ऑक्साइड है। इससे हमने देखो क्या बाहर निकाला? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल ली।
ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है इसका Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, अब ये देखो जलयोजित ऑक्साइड होगा। क्या होगा ये? जलयोजित ऑक्साइड। तो मैंने ये तो बोला देखो निस्तापन का प्रयोग जलयोजित ऑक्साइड से जल। देखो यहाँ पर Al2O3 इंटू 2H2O, ये क्या है? जलयोजित ऑक्साइड है। इसे जैसे ही मैंने गर्म किया तो मुझे प्राप्त हुआ Al2O3 प्लस H2O के अणु बाहर निकल गए। तो जलयोजित ऑक्साइड से क्या प्राप्त बाहर निकाला हमने? जल। देखो वो जल बाहर निकल रहा है, यहाँ पे जल बाहर निकल रहा है वाष्प के रूप में। ठीक है, फिर ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ऐसा देखो Fe2O3 इंटू 3H2O, ये भी क्या है? एक जलयोजित ऑक्साइड। ठीक है, इसे भी हम हल्का सा गर्म करेंगे तो इसमें से जल के अणु बाहर निकलेंगे वाष्प के रूप में, Fe2O3 प्लस 3H2O। देखो ये भी बाहर निकल गए इसमें। ठीक है, तो इनका क्या किया गया? निस्तापन। क्या किया गया? निस्तापन। तो निस्तापन की प्रक्रिया समझ में आई क्या होती है? निस्तापन की प्रक्रिया में जो हमारा सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क को इतना गर्म किया जाएगा जिससे कि उसमें से जो वाष्पशील अशुद्धि है वो तो बाहर निकल जाएगी, परंतु जो सांद्रित अयस्क है वो पिघलना नहीं चाहिए, इतना गर्म करना केवल उसे। ठीक है, इसका जो उपयोग जलयोजित ऑक्साइड से जल बाहर निकालने के लिए किया जाता है और कार्बोनेट ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालने के लिए किया जाता है। समझ में आया भाई? देखो इसके एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, तो ये थी हमारी निस्तापन की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया निस्तापन। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना निस्तापन। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में, हर बार काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि निस्तापन की प्रक्रिया क्या होती है, या इस तरीके से क्वेश्चन रहता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वो आप लोगों को 2-3 शब्द लिख कर दे देगा यहाँ पर, जैसे निस्तापन लिख दिया, फिर भर्जन लिख देगा, इसकी जगह अम्लगम लिख देगा, और भी बहुत सारी चीजें उन पर टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा। तो आप लोगों को ऐसे लिखना जो तुम्हें बताया गया। समझ में आया भाई? तो इंपोर्टेंट है निस्तापन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भर्जन। भर्जन भी इंपोर्टेंट है, भर्जन पर भी इंपोर्टेंट लगा लियो भाई। ठीक है, भर्जन टॉपिक भी बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं भर्जन की। किसकी बात करते हैं? भर्जन की, कि भर्जन क्या होता है। देखो जरा ध्यान से, भर्जन, भर्जन की प्रक्रिया में देखो क्या होगा। सांद्रित अयस्क को, देखो क्या बोला है यहाँ, सांद्रित अयस्क को अकेले, या तो वो अकेले लेना बिल्कुल सांद्रित अयस्क। ठीक है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर। ठीक है, सांद्रित जो अयस्क होगा या तो उसे अकेले या उसे अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, यानी कि वायु की जो मात्रा वहां नियंत्रित होनी चाहिए, यानी कि एक नियमित रूप से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फिक्स होनी चाहिए, ये बोल रहा उसने। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अयस्क को बिना पिघलाए, ठीक है, अयस्क को पिघलना नहीं चाहिए। ठीक है, वायु की नियंत्रित मात्रा में अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, ठीक है, उस वायु की नियंत्रित मात्रा में, ठीक है, इसमें क्या करना? बिना पिघलाए, ठीक है, गर्म करने की जो क्रिया होगी उसे हम क्या बोल लेंगे? भर्जन कहेंगे। क्या बोल लेंगे? यानी कि हमने एक क्या लिया? अयस्क लिया, सांद्रित अयस्क लिया। या तो वो होना चाहिए अकेला, या उसमें कोई अन्य पदार्थ हमने मिलाया, मिलाने के पश्चात उस वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भर्जन। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अयस्क को बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? भर्जन। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा? कोई सांद्रित अयस्क लिया। क्या लिया भाई? सांद्रित अयस्क। या तो वो अकेला लो बिल्कुल, ठीक है, या उसके साथ कुछ अन्य पदार्थ और मिला दो। ठीक है, फिर उसे वायु की नियंत्रित मात्रा में लेकर जाओ और बिना पिघलाए उसे गर्म कर दो। ठीक है, तो ये जो क्रिया वो क्या कहलाएगी? हमारी भर्जन कहलाओगी। क्या कहलाओगी भाई? भर्जन। ठीक है, देखो एक बार और रिपीट कर रहा मैं ऐसा, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अयस्क को बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे देखो एग्जांपल इसका, यहाँ पर सांद्रित अयस्क लिया मैंने ZnS। क्या लिया? ZnS। इसकी क्रिया मैंने
ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ में कराई। ऑक्सीजन के कितने अणु लिए? 3। देखो यहाँ पर वायु की नियंत्रित मात्रा, यहाँ वायु उपस्थित है देखो, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, ऐसा गर्म किया, तो गर्म करने के पश्चात मुझे क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकल गई इसमें, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने लिया PbS, ठीक है। इसकी अभिक्रिया भी ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ में कराई, तो यहाँ पर देखो मुझे क्या प्राप्त हुआ, PbO। क्या प्राप्त हुआ, PbO। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखो बाहर निकल गई इसमें, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मैंने लिया Cu2S, ठीक है। इसकी क्रिया मैंने ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ में कराई, तो मुझे प्राप्त हुआ 2Cu2O प्लस 2SO2 गैस बाहर निकल गई इसमें, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी हमारी भर्जन। क्या थी ये, भर्जन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रक्रियाओं को आराम से अच्छे से याद करके आइए, ठीक है। नोट करो फटाफट इसे। तो अब हम बात करते हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को निस्तापन और भर्जन के बारे में पढ़ा था। निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, धातुओं का परिष्करण करते हैं। क्या करते हैं भैया, धातुओं का परिष्करण, ठीक है। अब धातुओं का परिष्करण देखो कैसे करेंगे हम। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ाया था, इससे पहले जो पढ़ाया था, ठीक है, उसमें जो धातुएं हमें प्राप्त हुई थी वे पूर्ण रूप से शुद्ध धातु नहीं थी, ठीक है। अब हमें क्या करना, शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, ठीक है। इनमें अपद्रव्य होते हैं, मतलब कुछ अशुद्धियां होती है, उनमें क्या होती है, कुछ अशुद्धियां होती है, जिसे अपद्रव्य नाम दे दिया गया, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो उसके अंदर अपद्रव्य पदार्थ पाया जा रहा, उन्हें हटाकर ही, ठीक है, हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटन परिष्करण है, ठीक है। यानी कि एक धातुओं से जो अपद्रव्य पदार्थ अगर हम हटाना, तो उसके लिए एक सबसे प्रचलित जो विधि होती है उसका नाम है विद्युत अपघटन परिष्करण। क्या नाम है इसका, विद्युत अपघटन परिष्करण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन परिष्करण जो विधि है उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटन परिष्करण विधि क्या होता है, इसमें हम कैसे कैसे और कौन कौन सी धातुओं का परिष्करण करते हैं, यानी कि कौन कौन सी धातुओं को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विधि, ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में काफी बार आ भी रखी है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो विद्युत अपघटन परिष्करण विधि है, ठीक है, अलग से पूछ लिया जाता है कि विद्युत अपघटन परिष्करण में किन किन धातुओं का परिष्करण किया जाता है, और ये जो विधि है इसमें किस प्रकार से जो धातुएं होती है उन्हें प्राप्त किया जाता है, शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होती क्या, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इसमें देखो क्या होगा, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। कॉपर, जिंक, टिन, निकेल और गोल्ड, सिल्वर, ये जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, इन धातुओं का जो परिष्करण है यानी कि शुद्धिकरण है, ठीक है, तो इनमें इसे प्राप्त करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं विद्युत अपघटन परिष्करण विधि, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। यानी कि अगर हम शुद्ध धातु प्राप्त करनी, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, ठीक है, या नहीं लेड नहीं इसमें सॉरी, ठीक है, टीन हो, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं को परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है इनका, ठीक है, मतलब इनके द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखो इस विधि में कैसे प्राप्त करेंगे हम इन धातुओं को, ठीक है। इसमें देखो, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड, ठीक है, जो अशुद्ध धातु होगी उसे एनोड, ठीक है, तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, ठीक है।
यानी कि जो अशुद्ध धातु होगी उसे रखे जाएगा एनोड पर। किस पर रखे जाएगा? ये देखो इधर चित्र बना रखा है मैंने, ठीक है। ये एनोड साइड दिखाई दे रही है आप लोगों को, जिस पर प्लस का साइन लगा हुआ। ये वाली जो परत है, ठीक है, ये वाली जो इधर रखी हुई, ये अशुद्ध धातु की है। किसके? अशुद्ध धातु, ठीक है। अशुद्ध धातु को किस पर रखा गया? एनोड पर रखा गया, ठीक है। तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शुद्ध धातु की जो पतली परत है इसे क्या बनाया गया? कैथोड बनाया गया। क्या बनाया गया? कैथोड। देखो इसे मैंने क्या देखा? कैथोड, ठीक है। कैथोड बनाया जाता है, ठीक है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है, ठीक है। अब ये जो एक देखो यहाँ बर्तन बना रखा मैंने, टैंक बना रखा, इसके अंदर एक विलयन भरा हुआ, ठीक है, जिसे बोलते हैं अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। यानी कि ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है जो किसकी तरह कार्य करेगा? एक विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करेगा यहाँ पे, ठीक है। जिसमें ये दोनों जो हमारे एनोड और कैथोड है दोनों इसके अंदर डुबा रखे हमने, देखो, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने क्या बताया? इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। यानी कि इसके अंदर जो धातु का लवण विलयन है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य के रूप में होता है इसमें, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा? विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जो विद्युत अपघट्य है, अब इस विद्युत अपघट्य में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने क्या कर रखी? यहाँ एक बैटरी जोड़ रखी। क्या जोड़ रखी? ये देखो, ये एक छोटा डंडा, एक बड़ा डंडा, इस पर एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है। अगर इस तरीके का साइन आप लोगों को दिखाई दे जा, कहीं भी अगर आप लोगों को इस तरीके से साइन दिखाई दे जा, यहाँ पर एक छोटा डंडा मैंने ऐसे खींच दिया, एक बड़ा डंडा ऐसा खींच दिया, इस तरीके से अगर मैंने साइन बना दिया, माइनस और ये प्लस, छोटा डंडे पे माइनस, बड़े डंडे पे प्लस, इस तरीके का साइन अगर आप लोगों को दिखाई देगा तो ये होता है बैटरी के लिए, बैटरी या सेल, ठीक है। यानी कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करने की एक युक्ति होती है, ठीक है। बैटरी या सेल को प्रदर्शित करता है। तो हमने यहाँ पर देखो ये एक बैटरी जोड़ रखी जिसके द्वारा हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी। इसमें क्या प्रवाहित करी? विद्युत धारा, ठीक है। तो वही तो बोल रहा है इसने, विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि इस विद्युत अपघट्य के अंदर अब हमने क्या करी? विद्युत धारा प्रवाहित करी, ठीक है। तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, ठीक है। देखो जैसे ही हमने क्या करा? इस विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। जो एनोड पर स्थित ये अशुद्ध धातु थी, ये विद्युत अपघट्य के अंदर घुलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या करा? इस विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी, जो अशुद्ध धातु एनोड पर स्थित थी, ये विद्युत अपघट्य के अंदर घुलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वही देखो इसको बोला गया, विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हमने क्या करा? इस विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात जो अशुद्ध धातु थी एनोड पर स्थित थी, ये विद्युत अपघट्य के अंदर क्या होती है? घुलना शुरू हो जाती है। जैसे ये घुलना शुरू होगी तो इससे देखो यहाँ पर कॉपर आयन उत्सर्जित हो रहे, देखो यहाँ Cu2+ दिख रही है, ये Cu2+, इससे क्या हो गया? इसके अंदर विद्युत अपघट्य के अंदर घुलने शुरू हो गए, और जो ये कॉपर आयन यहाँ पर उत्पन्न हुए, जितनी मात्रा में इधर से अशुद्ध धातु से निकले, उतनी ही मात्रा में जो हमारी ये शुद्ध धातु है जो कैथोड पर स्थित है, इस पर देखो जमा होने शुरू हो रहे। ये मैंने तीर का चिन्ह ऐसा दर्शाया कि ये जो कॉपर आयन है इस पर क्या होते हैं? निक्षेपित होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जमने शुरू हो जाते हैं इधर की साइड शुद्ध धातु पर, ठीक है। तो ये बोल लगा इसमें, देखो विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, विद्युत अपघट्य में यह घुल गई। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। निक्षेपित होने का मतलब इस पर जम जाती है। इधर से ये देखो घुल गई विद्युत अपघट्य के अंदर अशुद्ध धातु, ठीक है, कॉपर आयन इस पर उत्पन्न हुए,
ये शुद्ध धातु पर देखो जो कॉपर आयन थे वे इसके ऊपर जमने शुरू हो गए, यानी कि निक्षेपित होने शुरू हो गए, तो वही बोला गया यहाँ पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती है, ठीक है, यानी कि जब हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये अशुद्ध धातु विलयन के अंदर क्या होगी, घुलनी शुरू होगी, ठीक है। कॉपर आयन तो यहाँ शुद्ध धातु पर निक्षेपित होने शुरू हो गए, और जो इसकी अशुद्धियां थी, ठीक है, तो वे इस विलयन के अंदर देखो घुलनी शुरू होगी। मैंने बोला विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है, यानी कि जो घुलने वाली है, विलयन के अंदर घुलने वाली है, वह तो इस विलयन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तथा अविलय अशुद्धियां, यानी कि जो इसके अंदर नहीं घुलने की, उनके बारे में बात कर रहा। तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जो हमारी अविलय अशुद्धियां होंगी इसकी, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर नहीं घुलने की वे अशुद्धियां क्या होगी, एनोड तली में क्या होती है, निक्षेपित हो जाती है, मतलब इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख, ठीक है। जहाँ देखो वही लिखा हुआ, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे कैथोड है इस पर हमारा शुद्ध धातु क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये थी हमारी विद्युत अपघटन परिष्करण विधि, ठीक है, नोट करो इसे।